नेक्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है बेसिकली? कॉर्पोरेट गवर्नेंस से पहले थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर बता देता हूँ किसी भी बिजनेस के लिए। जब भी हम किसी भी बिजनेस की बात करते हैं तो हर बिजनेस जो है, अच्छा, जब भी हम किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट के। टॉप मोस्ट लेवल होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल। देन उसके बाद उससे नीचे का लेवल होता है जिसको हम कहते हैं टैक्टिकल लेवल। एंड देन उसके बाद सबसे नीचे का जो लेवल होता है उसको हम कहते हैं ऑपरेशनल लेवल। कोई नया टॉपिक है? जी, इसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, थक गई हो? नहीं, अगर थक गई हो तो कल भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। नहीं मैं थकी नहीं, मैंने कहा ये शायद नया है, ये हमने पढ़ा नहीं है ना। हाँ जी, नया टॉपिक है ये। एक्चुअली इसमें नहीं है, ये F1 में टॉपिक है, लेकिन क्योंकि ये रेलिवेंट है इससे, उन्होंने तो F3 में इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया कि उनका ख्याल है बच्चे F1 में पढ़ के आएंगे और आपने वो पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ज़रा थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे टॉप मोस्ट लेवल होता है स्ट्रेटेजिक लेवल। ये कौन सा लेवल होता है? ये वो लेवल होता है जहाँ पर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। इनका काम क्या होता है? इन्होंने कंपनी की स्ट्रेटेजिक या लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को सेट करना होता है। ये छोटे मोटे काम नहीं करते, ये डिसाइड करते हैं कि 10 साल बाद कंपनी ने क्या करना है। ठीक है, वो कंपनी की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन या कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इनको ये लोग डिसाइड करते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो दो किस्म के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दो किस्म के डायरेक्टर्स होते हैं। एक होते हैं एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स, दूसरे होते हैं नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स का काम ये होता है कि उनके पास एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं, वो उन पावर्स को एग्जीक्यूट करते हैं। नॉन एग्जेक्टिव पावर्स जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा होते हैं। वो सिर्फ देखते हैं कि जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं ये अपनी पावर्स को मिस यूज़ ना करें। फिर इसके नीचे हमारे पास टैक्टिकल लेवल होता है जहाँ पर आपके मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर्स का काम ये होता है कि वो डायरेक्टर से लॉन्ग टर्म डायरेक्शंस को लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कंपनी में। तो यूजुअली ये जो 1 ईयर प्लानिंग होती है या 1 साल 2 साल के जो बजट्स बनाने होते हैं ये फिर मैनेजर्स बनाते हैं। और उसके बाद फर्दर जब ये मैनेजर्स 1 साल का बजट बना लेते हैं तो उसको फर्दर डाउन द लाइन ये लोग कम्युनिकेट करते हैं, जिसको फिर हम कहते हैं ऑपरेशनल लेवल। यहाँ पर आपके सुपरवाइजर्स एंड टीम लीडर्स या आपका लेबर होता है जो फिर एक्चुअली ग्रास रूट लेवल पे आपकी कंपनी के ऑपरेशन या टास्क परफॉर्म करता है। सेल्स स्टाफ हो गया, ये सारे फिर ऑपरेशनल लेवल पे होते हैं। तो बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट के: स्ट्रेटेजिक लेवल, टैक्टिकल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। अब जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इन्होंने कैसे रन करना होता है कंपनी को, या इन्होंने क्या उनको डायरेक्शंस दी होती हैं कि कैसे आपने काम करना है, उसके लिए इनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है डिफरेंट किस्म के कोड्स के थ्रू। इसमें एक है कैडबरी कोड, बड़ा फेमस है। कैडबरी कोड में इन्होंने बेसिक, या किंग्स रिपोर्ट है साउथ अफ्रीका की। तो ये रिपोर्ट्स जो हैं इनमें ऑलरेडी गाइडेंस प्रोवाइड की जा चुकी है कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने कंपनीज को रन करना है तो ये कैसे कंपनी को डायरेक्ट एंड कंट्रोल करें, तो वो गाइडेंस उनको दी जा चुकी है। ये जो गाइडेंस उनको दी हुई है इसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स या कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बेसिकली क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताया जाता है दैट हाउ दे आर सपोज टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल देयर कंपनीज। मैनेजर्स का, टैक्टिकल लेवल के किसी स्टाफ का, ऑपरेशनल लेवल के किसी स्टाफ का कुछ भी लेना देना इनसे नहीं होता कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जितनी भी गाइडलाइंस या इनके कोड्स में जितनी भी गाइडलाइंस दी जाती हैं वो डायरेक्टर्स के लिए होती हैं। सो टू टेल देम हाउ टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द कंपनीज, और उनकी ड्यूटीज क्या होती हैं। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं
चाहे इसमें एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन चेयरपर्सन हैं, इन सबको ये भी कहा जाता है दोज चार्ज विद गवर्नेंस। दोज चार्ज विद गवर्नेंस वो लोग होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को सेट करना और कंपनी को कंट्रोल करना। कंपनी आज से 5 साल बाद क्या करेगी, कंपनी आज से 5 साल बाद कहाँ स्टैंड करेगी, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोज चार्ज विद गवर्नेंस की या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। क्लियर विद दिस थिंग? Yes, sir. ओके तो इन कोर्स में काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं कि जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस्टेब्लिश करते हैं कितने परसेंट उसमें एग्जेक्टिव होने चाहिए, कितने परसेंट उसमें नॉन एग्जेक्टिव होनी चाहिए, क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स की, क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स की, क्या ड्यूटी होती है चेयरमैन और चेयरपर्सन की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें इन कोर्स में ऑलरेडी मैंशन हुई होती है। क्लियर विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस? Yes, sir. नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। एज पर स्टैट्यूटरी मतलब लीगल के लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सो कंपनीज एक्ट में कुछ इन्होंने बताया हुआ है स्ट्रेट अवे के डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट विद इन पावर्स। डायरेक्टर्स जो हैं उनको जो इख्तियारात दिए गए हैं, जो पावर्स दी गई हैं, उन्होंने उन्हीं पावर्स के अंदर रह के उसको कंपनी के टास्क को परफॉर्म करना है। उन्होंने अपने कहते हैं ना अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करना। उन्होंने अपनी पावर्स को वहीं यूज़ करना है जो कंपनी के लिए फेवरेबल हो। सेकंड, प्रमोट सक्सेस ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कंपनी की रेपुटेशन डैमेज हो। उन्होंने हमेशा वही काम करना है जिससे रेपुटेशन जो है वो इम्प्रूव हो कंपनी की। इंडिपेंडेंट जजमेंट होनी चाहिए, मतलब ये कि डायरेक्टर्स जो है वो हर चीज़ से आज़ाद हो, वो कोई भी काम अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं करे, हर काम सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बेनिफिट के लिए करे। एंड देन ड्यूटी ऑफ केयर, ये डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि वो शेयर होल्डर एज वेल एज ऑल दी अदर स्टेक होल्डर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। डायरेक्टर्स को ये नहीं करना कि प्रॉफिट कमाने के लिए वो इलीगल एक्टिविटीज शुरू कर दे कि चलो शेयर होल्डर्स तो खुश हो जाए। नहीं, शेयर होल्डर्स को तो खुश करना है, साथ साथ बाकी स्टेक होल्डर्स का भी ख्याल रखना है। सोसाइटी एट लार्ज, कंट्री की इकोनॉमी, इन्वायरमेंट कंट्री का, कस्टमर, सप्लायर्स, बैंकर्स, लैंडर्स, इन सब का उसने ख्याल रखना है। तो ये ड्यूटी ऑफ केयर है टूवर्ड्स ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। रीजनेबल कॉम्पिटेंस, जो डायरेक्टर है जो कंपनी को रन कर रहा है उसके पास नेसेसरी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, उसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कंपनी को रन करने के लिए, उसके पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए कंपनी को रन करने के लिए, और उसके पास नेसेसरी स्किल्स होने चाहिए ताकि वो इस कंपनी को रन कर सके। अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है क्योंकि डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी में बहुत पावरफुल पोजीशन पे होते हैं, और कंपनीज कोई छोटी कंपनीज नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि अक्सर डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी को फेवर करने के बजाय वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस को देख लो, जब तक वो पावर में नहीं आते तो वो अवाम के बड़े खादिम होते हैं, लेकिन एट द मोमेंट जब वो जैसे ही अपनी सियासत में आते हैं और जो पावर में आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, तो देन दे स्टॉप थिंकिंग अबाउट द पीपल एंड दे स्टार्ट डूइंग करप्शन। तो ये क्या है? ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि वो लोगों या पब्लिक के इंटरेस्ट की बजाय अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड दैट दे शुड अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो कंपनी के बेनिफिट का सोचें, अपने पर्सनल बेनिफिट्स का नहीं सोचें। इसके बाद नॉट एक्सेप्ट थर्ड पार्टी बेनिफिट्स। डायरेक्टर्स को अक्सर थर्ड पार्टी बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, जैसे सप्लायर दे सकता है कि आप जो है दूसरे सप्लायर से सस्ता माल खरीद लें, आप ऐसा करें हमसे महंगा सामान खरीदना शुरू कर दें, हम आपको एक BMW गिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह के थर्ड पार्टी बेनिफिट्स डायरेक्टर्स को नहीं लेने चाहिए क्योंकि उससे उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। लास्ट वन, डिक्लेयर इंटरेस्ट इन प्रोपोज ट्रांजैक्शन। जब भी डायरेक्टर कोई ट्रांजैक्शन प्रपोज करे तो उसमें उसको अपना इंटरेस्ट डिक्लेयर करना होगा। अगर सब
डायरेक्टर कह रहा है कि सप्लायर ए को छोड़ के सप्लायर बी से हमने बाय करना है, तो उसको एक्सप्लेन करना होगा कि उसका क्या इंटरेस्ट है। मे बी करंट सप्लायर महंगा दे रहा है, इसलिए हम दूसरा सप्लायर से बाय करना चाहते हैं कि जो कंपनी को सस्ता देगा। सस्ता देगा तो कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, शेयर होल्डर का भी भला होगा और कंपनी का भी भला होगा। तो ये कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो डायरेक्टर्स को हमेशा फुलफिल करनी होती है और इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। कोई भी डायरेक्टर अगर इनमें से किसी भी स्टैट्यूटरी ड्यूटी को अगर वायलेट करता है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल एक्टिविटी और उसको जेल या जुर्माना भी हो सकता है उस डायरेक्टर को। क्लियर विद दिस थिंग? कोई क्वेश्चन? इसके मतलब एग्जाम क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, अगर ये जो एफ वगैरह है क्या ये हमसे पॉइंट्स पूछेंगे? वो आप जब किट में करोगे आपका अंदाजा भी हो जाएगा क्वेश्चन का, लेकिन ये आपसे कभी भी नहीं पूछेंगे कि कौन से 7 पॉइंट्स हैं, ऐसा तो कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वो आपको छोटा सा आपको सिनेरियो दे देगा, तो उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, केस में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं, ये डेफिनेशन दे देगा, वो पूछ लेगा ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या कौन से प्रोविजन से रिलेट करते हैं कंपनी एक्ट के, तो इस तरह का क्वेश्चन देगा। मेमोराइज करने की इसमें कोई चीज़ नहीं है, आपने समझ के ही पढ़ना है इसको। यस सर, यस। ओके, नेक्स्ट, डायरेक्टर्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कंपनीज एक्ट में ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में भी कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है और उसको पब्लिकली रिपोर्ट करना है, और अपने दिल से उन्होंने नहीं बनानी बल्कि एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या एज पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ही बनाना है। ओके, इसके बाद डेवलप नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल्स। ये डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी में उन्होंने इंटरनल कंट्रोल्स डेवलप करने हैं ताकि कोई बंदे से एरर्स ना हो या मिस्टेक्स ना हो या वो फ्रॉड कोई ना कर सके, तो इनको हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल्स। एनी एक्टिविटीज दैट विल प्रिवेंट कंपनीज फ्रॉम फ्रॉड, एरर्स और मिस्टेक्स। क्लियर विद दिस थिंग? यस। ओके, इसके बाद प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, कि कंपनी में अगर फ्रॉड हो रहा है उसको डिटेक्ट करे और उसको प्रिवेंट करे। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एज पर द कंपनीज एक्ट 2006 फॉर द डायरेक्टर्स। क्लियर विद ऑल दीज 3 रिक्वायरमेंट्स? यस। ओके, इसके बाद लास्ट स्लाइड है कि जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो वो कोई एक स्टेटमेंट नहीं होती बल्कि सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये दोनों समहाउ आप FA1 एंड FA2 में पढ़ के आए हुए ऑलरेडी, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये ऑब्वियसली आप पहली दफ़ा पढ़ोगे यहाँ पर F3 में। एंड इसके बाद नोट्स एंड डिस्क्लोजर्स भी देने होते हैं, ये कुछ थोड़े से आप F3 में पढ़ेंगे, बाकी ये सारे F7 और लास्ट स्टेज में जो SBR है उसमें जाके आप लोग रीड करेंगे। क्लियर विद दिस थिंग?